गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, बिजनेस लॉ हमने स्टार्ट करा था पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसमें हमने कुछ क्वेश्चन पूछा था आपसे, आपको निकाल के लाना था इसका आंसर। क्वेश्चन इज अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप डीड और इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। तो एक बच्चे ने हमें बताया कि सर अग्रीमेंट, हम अगर आपसे कुछ बात कर रहे हैं या कुछ काम के लिए बोल रहे हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे, आप हमारे लिए ये काम करेंगे, ठीक है, इट इज एन एग्रीमेंट। उसमें अगर दो चीज जोड़ दें, ना कि एक, कंसिडरेशन, मॉनेटरी थिंग एंड लीगल एनफोर्सेबिलिटी राइट, देन दिस एग्रीमेंट इज कन्वर्टेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आई बात? यस। And next question, what is the difference between the partnership deed और instrument of partnership? ये सेम है। सेम कैसे? इंस्ट्रूमेंट को लॉ में बोला गया डॉक्यूमेंट। क्या बोला गया? डॉक्यूमेंट। हमारे पास एक एक्ट है विच इज कॉल्ड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, राइट? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। बात की जाएगी वहां पे इंस्ट्रूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स की, बिकॉज यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट। तो आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट से रिलेटेड लॉस तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। जैसे चेक, चेक इज अ डॉक्यूमेंट, यस इट इज अ डॉक्यूमेंट। उससे रिलेटेड लॉस पढ़ाए जाएंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सफिशिएंटली बताया गया, राइट? एक आपने सुना होगा बचपन में प्रॉमिसरी नोट, सुना होगा शायद, नहीं तो हम पढ़ेंगे वहां पे। एक आपने सुना होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, BOE, यस। इन सब के बारे में, ऑल थ्री आर द डॉक्यूमेंट विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, राइट? तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टनरशिप मतलब डॉक्यूमेंट किसका? पार्टनरशिप का, इसको एज पार्टनरशिप डीड। तो लॉ मेकर कहीं कहीं यूज कर रहा है वर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कहीं कहीं वो यूज कर रहा है द वर्ड पार्टनरशिप डीड। समझ में आ रही है बात? यस। तो इट मीन्स अगर हम कल की क्लास को थोड़ा रिवाइज करें तो हमने वहां पे पढ़ा था सेक्शन 4। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेज व्हाट? द एलिमेंट्स, द पिलर्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट? हमारी पार्टनरशिप कितने पिलर्स पे है? 5। पहला, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। सेकंड, अग्रीमेंट। थर्ड, बिजनेस, प्रॉफिट, म्यूचुअल एजेंसी, राइट? ओके। हमने एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन पढ़ा। कौन कौन पर्सन है? सभी पर्सन आएंगे एक्सेप्ट 2, माइनर एंड सेकेंड वन अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म। ये 2 पर्सन रिकॉग्नाइज नहीं है एज पर द आइज ऑफ लॉ, ठीक है? पर्सन नहीं माने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में हमने क्वेश्चन निकाला था आपसे। तो अग्रीमेंट मीन्स जब हम कुछ समझौता कर रहे हैं, समझौता मतलब जिसमें 2 चीज अभी इन्वॉल्व नहीं है, लीगल एनफोर्सेबिलिटी राइट एंड देन सेकेंड कंसिडरेशन। देन दीज टाइप्स ऑफ बातें, दीज टाइप्स ऑफ ऑब्लिगेशन आर कॉल्ड एज एग्रीमेंट, राइट? फॉर एन एग्जाम्पल, कैसे एग्रीमेंट? कैसे? मैंने आपको बोला मुझे अपनी कार बेचनी है, ठीक है? आपको लगा कि ठीक है हम कार खरीद लेते हैं, तो मैंने आपको प्रपोजल दिया, आपने उसको एक्सेप्ट करा, बट दिस इज कॉल्ड एज प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड एज प्रॉमिस, ठीक है? प्रॉमिस में जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, अगर इसमें हम कंसिडरेशन जोड़ दें, दीज आर कॉल्ड एज अग्रीमेंट। कंसिडरेशन कौन सा? लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन विच इज डिफाइंड, या द मेथड जो बता सकता है कि कैसे कंसिडरेशन निकलेगा। अगर वो जुड़ जाए प्रॉमिस के साथ, इट इज कॉल्ड एज अग्रीमेंट। ये कहां पहुंच गए हम? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहुंच गए, राइट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक यूनिट नंबर 1 यही बात बताता है आपको, व्हाट इज अ प्रॉमिस, व्हाट इज अ एग्रीमेंट, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सवाल नहीं पूछेगा ICAI पे, इतने कमजोर ICAI नहीं है कि बेसिक चीजों पे सवाल पूछेगा, बट पता तो हो
राइट। चलिए पार्टनरशिप पे वापस से आते हैं, सेकंड पिलर पढ़ रहे थे हम, अग्रीमेंट, उसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, दिख रहा है क्या? यस, ओके। पेज नंबर 2, सभी बच्चे आ रहे हैं हमारे साथ? ओके, द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। चलिए कुछ बुलेट पॉइंट्स दे रखे हैं, पढ़ेंगे अभी, पहले नोट पढ़ते हैं लास्ट में। चलिए नोट, the above is an illustrative list. Illustrative means allow me examples, ठीक है? मतलब you can change these points, yes. ऊपर नीचे लिख सकता, हाँ लिख सकते हो। Partner can add, modify, delete in above points. Add भी कर सकते हो, change, wing सब allowed है। तो पढ़ते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, अगर आपको एज एन CA पार्टनरशिप डीड बनानी है तो ये पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। पहला, नेम होना चाहिए किसका? पार्टनरशिप फॉर्म का, ओके। नेम कैसे, मतलब थोड़ा सा बताइए, नेम कैसे? नहीं मतलब जिस नेम से फॉर्म चल रही है, जैसे ABCN कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट, नेम ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर का नाम होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट वन इज व्हाट? नेचर ऑफ बिजनेस, राइट, ओके। फिर नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल एंड अदर प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल एंड अदर प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं समझे सर? हाँ नहीं, नेचर में आ गया ना मोटिव तो। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल एंड अदर प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां बिजनेस करोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, रिलायंस का हेड ऑफिस है मुंबई एंड ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया, ठीक है ना? तो मुंबई इज अ प्रिंसिपल प्लेस। यस, जब भी आप पार्टनरशिप फॉर्म बनाएंगे एंड यू हैव मोर देन वन प्लेस, तो एक प्लेस को आपको क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा? प्रिंसिपल प्लेस, जिसको आप हेड ऑफिस भी बोलते हैं, राइट। अभी डिफरेंसेस आएंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं जनरल पार्टनरशिप, इट मींस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद, नेक्स्ट चैप्टर है आपका LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। अच्छा, तो सर कोई डिफरेंस है क्या? हाँ डिफरेंस है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 और LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, एक तो डिफरेंस यही पता चल रहा होगा, ये पुराना है और ये नया है ना? नया है तो कुछ नई चीजें होंगी, जो गलतियां यहाँ कर दी गई थी उसको यहाँ सुधारा होगा, राइट। यस, एक गलती तो आपने पढ़ी भी है मेरे साथ। व्हाट गलती सर? अभी तो मैं समझा ही नहीं क्या पढ़ा, गलती क्या पढ़ ली? यस, हाँ कुछ बोल रहे थे, अनलिमिटेड लायबिलिटी। यस, जब हम म्यूचुअल एजेंसी की बात कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर माई पार्टनर। अगर आप कुछ वर्क कर रहे हो और मुझको नहीं पता, तो इनकी गलती की सजा भी मुझे भुगतनी पड़ेगी, बिकॉज पार्टनरशिप में क्या है? म्यूचुअल एजेंसी है साहब। तो 1932 में तो चल गया ये कॉन्सेप्ट, बट इन द एरा ऑफ 2000 कोई भी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था किसको? पार्टनरशिप को। तो लोग कहाँ जा रहे थे 2008 से पहले? वो जा रहे थे कंपनीज एक्ट में। ओके, कंपनीज एक्ट का ईयर क्या है सर? कंपनीज एक्ट है सर आपका 2013। तो सर ये तो बाद में आया ना? नहीं, इससे पहले भी एक्ट था 1956, इससे पहले भी एक्ट था कंपनीज एक्ट 1912। अच्छा, तो इट मीन्स कंपनीज एक्ट में कभी भी लायबिलिटी फिक्स नहीं करी थी। जैसे पार्टनरशिप एक्ट में अनलिमिटेड लायबिलिटी है पार्टनर की, एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, गॉट इट। बट इन कंपनीज एक्ट जो 1912, 56 या 2013 की बात करें, कहीं भी नहीं लिखा कि एक कोई डायरेक्टर कोई एक्ट करेगा तो दूसरा डायरेक्टर लायबल हो जाएगा। एक कोई शेयर होल्डर कोई एक्ट करेगा
तो उससे दूसरा शेयर होल्डर या डायरेक्टर लायबल हो जाएगा. इट मीन्स कंपनीज एक्ट सेज दैट व्हाट द लायबिलिटी इज लिमिटेड. बट द मेन प्रॉब्लम इज यहाँ पे कितने सेक्शन है ना. एक कंपनी बनाऊंगा तो कितने सेक्शन कंप्लाई करने पड़ेंगे? 470 सेक्शन. बट सेक्शन पे बात खत्म नहीं होती. वी हैव अ मल्टीपल नंबर ऑफ रूल्स. जितने सेक्शन है उतने रूल्स भी हैं. मींस कंपनीज एक्ट 2013 में 470 सेक्शन है. बट एक्ट से लॉ नहीं चलता. हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉ या एक्ट? लॉ. एक वर्ड है लॉ, एक वर्ड है एक्ट. हम क्या पढ़ रहे हैं? लॉ. तो लॉ इज इक्वल्स टू एक्ट. ये बोल सकते हैं क्या? ऐसा बोला जा सकता है? बताइए. थोड़ा सा तो बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं, मगर तुमने सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करा? बिजनेस लॉ. उसमें चैप्टर कौन सा स्टार्ट करा? एक्ट. समझ में? आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए था लॉ क्यों नहीं पढ़ा रहे, एक्ट क्यों पढ़ा रहे हो? इंटर और फाइनल में लॉ ही पढ़ोगे. तो इट मींस एक्ट इज इक्वल्स टू नॉट अ लॉ. नो, लॉ इज अ डिफरेंट थिंग. तो सर कैसे होगा? हाँ, लॉ में सुनिए क्या क्या है. लॉ इंक्लूड्स व्हाट? एक्ट. द रूल्स. रूल्स व्हाट? जब एक एक्ट डिफाइन हो जाता है, बन जाता है, देन रूलिंग गवर्नमेंट, द रूलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट उसको चलाने के लिए उसके रूल्स बनाती है या अमेंड करती है. जैसे बात करी जाए द जीएसटी एक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017. 2017 में एक्ट आया, 17 में ही रूल्स आ गए. रूल्स मतलब चलाना. एक्ट में जो बातें लिख दी अभी आप पढ़ेंगे. अभी तो आपने एक ही सेक्शन स्टार्ट करा है. एक्ट बोलेगा जब भी बात की जाएगी नंबर्स की, एज में भी प्रेस्क्राइब. कहां प्रेस्क्राइब होंगे? रूल्स में. गॉट इट? जब आपसे बात की जाएगी कि कितने नंबर्स चाहिए, जब भी नंबर्स की बात आएगी तो एक्ट क्या बोल देगा? एज में भी प्रेस्क्राइब. वेयर प्रेस्क्राइब? प्रेस्क्राइब्ड इन रूल्स. ना केवल रूल्स, सर्कुलर्स. सर्कुलर्स. यस, नोटिफिकेशंस. नोटिफिकेशन आपने देखा होगा कभी कभी पीडीएफ्स में, भारत का राज्यपत्र, ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया. देखा है? नहीं. नोटिफिकेशंस, केस लॉस, अमेंडमेंट्स, दिस ऑल आर कॉल्ड एज लॉ. राइट? तो लॉ इज इक्वल्स टू नॉट एन एक्ट. एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ. तो भी फाउंडेशन पे तो एक्ट ही समझा रहे हैं. थोड़ा समझ में आ जाए आपको कि लॉ क्या है, देन आपको बताया जाएगा व्हाट इज इन लॉ. ठीक है? ठीक है सर. सेक्शन 4 दोबारा से आ जाते हैं. सेक्शन 4 की तरफ. अभी सेक्शन 4 ही चल रहा है हमारा. थोड़ा 1-2 दिन ऐसे ही चलेगा. पहले समझेंगे हम लॉ को, देन फिर हम फास्ट फॉरवर्ड में स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, कंटेंट में ही थे हम. प्रिंसिपल प्लेस आप समझ गए? यस. प्रिंसिपल एंड अदर प्लेस ऑफ बिजनेस. नेक्स्ट है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप. व्हाट डू यू मीन ऑफ डेट ऑफ कमेंसमेंट? यस, किस दिन आपकी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है. नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. ड्यूरेशन मीन्स कब तक चलेगी. आपने तो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, गोइंग कंसर्न. प्रिंसिपल पढ़ा है ना? यस. बट यहां तो टाइम पूछ रहा है भाई, कब तक चलेगी. अगर मैं और आप आज बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम ये बता देंगे कि 10 साल तक बिजनेस करेंगे? नहीं, नहीं बता सकता कोई भी. यस. तो देन वी हैव 4 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. पढ़ेंगे यूनिट 1 में. है कोई पार्टनरशिप बाय ड्यूरेशन होता है, फिक्स टाइम के लिए, जहां हम बोल दें कि या तो RRTS जो हमारा रैपिड रेल का प्रोजेक्ट है, ये जब तक कंप्लीट होगा तब तक चलेगी. ठीक है.
तो एक टाइम मेथड निकाल लिया, जब तक प्रोजेक्ट है तब तक चलेगी पार्टनरशिप, उसके बाद डिसॉल्व हो जाएगी। एक है जर्नल, कब तक चलेगी साहब? गोइंग कंसर्न मेथड पे चलती रहेगी, एट विल, अपनी इच्छा से क्या कर देंगे? डिसॉल्व कर देंगे। एक मिनट, लाइट बंद कर देना बेटा। चलिए इधर ध्यान देंगे। तो हम समझ रहे थे द टाइप ऑफ पार्टनरशिप। तो एक तो हमें ड्यूरेशन फिक्स पीरियड के लिए मिला, सेकेंड एट विल मिला। एट विल मीन्स जब तक इच्छा होगी तब तक करेंगे। तो ड्यूरेशन का यहाँ पे कंटेंट में मीन्स ये है कि अगर आपकी फिक्स पीरियड की पार्टनरशिप है तो उसको लिखिए, अगर नहीं है तो क्या लिखिए? एट विल। गॉट इट? नेक्स्ट चलते हैं, और क्या लिखना है। नेक्स्ट बोल रहा है आपसे कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कौन कितना पैसा लाएगा, कौन कितना एसेट्स लाएगा, सब कुछ लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लिखना पड़ेगा ना? हाँ लिखना पड़ेगा साहब। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सबके प्रोविजन भी लिखने पड़ेंगे। अगर आपको लिखने हैं तो लिखिए। नेक्स्ट वो बोल ही रहा है इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, नहीं लिखने तो मत लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑन ड्राइंग्स, अगर कुछ है तो ये सब कुछ लिख दीजिए। ये वही अकाउंट्स में जो करा था सब कुछ, वही तो बोल दिया इसने, मगर इसको एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। विच डॉक्यूमेंट? पार्टनरशिप डीड, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टनरशिप, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट? थर्ड वन इज बिजनेस, थर्ड पिलर। बिजनेस इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर। पूछना है कुछ? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? चलिए सेक्शन 2 क्लॉज बी। सेक्शन 2 किसका? पार्टनरशिप एक्ट का। क्लॉज बी टॉकिंग अबाउट द वर्ड बिजनेस एंड वर्ड इंक्लूड्स। व्हाट डू मीन ऑफ इंक्लूड्स? व्हाट डू मीन ऑफ इंक्लूड्स इन लॉ? इंक्लूड्स मतलब क्या? इलस्ट्रेटिव। आप देखिएगा लॉ मेकर क्या करेंगे, कॉपी करते हैं लॉ हम इंडिया में। कॉपी मीन्स जर्मनी से, ब्रिटिश से, जो भी लॉ वहाँ पे बने हैं, जो लॉ वहाँ सही चल रहे हैं, वो कट कॉपी पेस्ट इंडिया में आ जाते हैं। तो फॉर एन एग्जाम्पल बेटा, बात नहीं इधर, जैसे यहाँ लिखा बिजनेस, व्हाट? इंक्लूड। इंक्लूड्स मीन्स इलस्ट्रेटिव। एक वर्ड है मीन्स। मीन्स मतलब सर, मीन्स मतलब एग्जॉस्टिव। लॉ मेकर, कोर्ट, जज भी चाहकर ये लाइन को वो ही पढ़ेगा जो लिखी है लॉ में। अगर सेक्शन 2 क्लॉज बी में बिजनेस मीन्स लिख दिया जाए तो इट मीन्स बिजनेस का मतलब यही है पार्टनरशिप के लिए, जो क्लॉज 2 जो सेक्शन 2 क्लॉज बी में लिखा है। मतलब मीन्स से वर्ड चेंज हो जाएगा, हाँ एग्जॉस्टिव हो जाएगी डेफिनेशन। लॉ मेकर को भी, जजेस को भी वो ही पढ़ना पड़ेगा जो लिखा है लॉ में। वो अपनी इंटेंशन से कुछ भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते साहब। तो जो लिखा है लॉ में वैसे ही पढ़ना है। अब क्या वर्ड है? इंक्लूड्स। इट मीन्स जो बताया गया ये तो बिजनेस है, इसके अलावा भी बिजनेस और भी कुछ हो सकता है साहब। ठीक है, पढ़ते हैं। एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन इज कॉल्ड एज बिजनेस एज पर सेक्शन 2 क्लॉज बी। समझ में आ रही है बात? यस। नींद आ रही है? नहीं? एसी बंद करो। चलिए, मोटिव। द मोटिव ऑफ बिजनेस इज व्हाट? एक्विजिशन ऑफ गेन्स या लॉस? गेन्स। मोटिव तो मेरा यही है ना, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने का। ओके, नेक्स्ट। देयर कैन बी नो पार्टनरशिप वेयर देयर इज नो इंटेंशन टू कैरी ऑन बिजनेस। अगर बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है। इट मीन्स जो आपने कल बताया था, अ पीस ऑफ लैंड जिसमें 50 लाख रुपए मैंने दिए, 50 लाख रुपए अमित सर ने दिए, और 50-50% शेयर होने के कारण वो भी पार्टनरशिप नहीं थी, क्योंकि क्या नहीं था? बिजनेस नहीं था। एक एनजीओ इज कंडक्ट अ बिजनेस? नो।
It conduct a activity which enhance the general public utility life. Got it? कोई एनजीओ ऐसा काम तो नहीं कर रही, ऐसा तो नहीं दिख रहा कि बिजनेस कर रही हो। अगर वो बिजनेस कर रही है तो वो फिर एनजीओ नहीं है, वो क्या बिजनेस है। एनजीओ मीन्स चैरिटेबल एक्टिविटीज, राइट? यस, तो ठीक है, एनजीओ इज नॉट कंसिडर एज बिजनेस। तो अगर कोई एनजीओ का एग्जाम्पल आता है आपके सामने, देन इट इज नॉट अ पार्टनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट वन, फोर्थ वन आता है अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, इट मीन्स प्रॉफिट। द फोर्थ पिलर पढ़ते हैं, द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एन असेंशियल, मार्क कीजिएगा, असेंशियल। असेंशियल मीन्स जरूरी है। लॉस शेयर करना जरूरी है क्या? नो। प्रॉफिट अगर आया बिजनेस में तो वो बटेगा किसमें? पार्टनर्स में। अगर लॉस आया, अगर लॉस आया तो सर बटेगा, बट वो जरूरी नहीं है कि सभी में बटे, बट प्रॉफिट आया तो सब में बटेगा। गॉट इट? यस। आगे देखिए, द फीचर ऑफ पार्टनरशिप, शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट एन एसेंशियल। देयर कैन बी नो पार्टनरशिप वेयर only one of the partners is entitled to whole of the profit। ऐसी पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी जहां पर एक से अधिक पार्टनर है और एक ही बंदा 100% प्रॉफिट ले जा रहा है, वो पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है, बट हाँ, अभी आप पढ़ेंगे टाइप ऑफ पार्टनर भी। वे वर 4 टाइप ऑफ पार्टनरशिप एंड 8 टाइप ऑफ पार्टनर्स। उसमें एक पार्टनर आएगा, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। ऐसा पार्टनर जो क्या लेके जाएगा घर पे? प्रॉफिट, लॉस नहीं लेके जाएगा। ठीक है, बट इसका तात्पर्य ये नहीं है कि 100% प्रॉफिट वो ही लेके जाएगा। अगर ऐसा है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप नहीं है साहब, राइट? यस। अगर सारे प्रॉफिट मैं ही लेके जा रहा हूं तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशन हो गई। पार्टनरशिप में तो दोनों का जब म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल लायबिलिटी है, तो प्रॉफिट भी तो उसी रेशियो में बांटना चाहिए ना, या इक्वली बांटना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं एक ही पार्टनर को फायदा हो। तो ठीक है सर, हमने देखा लॉस शेयर करना जरूरी नहीं है। हाँ, प्रॉफिट जरूर शेयर होगा, सभी पार्टनर को बटेगा। आगे चलते हैं, unless otherwise agreed। what do you mean of unless otherwise agreed in law? देखो, पहले पढ़ना सीख गए ना तो लास्ट तक बिल्कुल सही चलोगे। unless otherwise agreed means what? अगर कुछ और कहीं लिखा है तो वो सुन लेना, नहीं लिखा तो सेक्शन 4 का एलिमेंट 4 प्रॉफिट की ये लाइन सुन लेना, किस चीज के लिए वो बता रहा है आगे। प्रॉफिट इज शेयर इक्वली अमंग्स दी, जो आपके मैडम या सर बताते थे। अगर नहीं लिखा पीएसआर तो कैसे बांट दो? इक्वली। वो कहाँ लिखा है? सेक्शन 4 में लिखा है ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है सर, आगे। अगर अच्छा, अनलेस अदरवाइज अग्रीड मीन्स कहीं कुछ लिखा है, कहाँ लिखा होगा? पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, उसमें पॉइंट था पीएसआर का। यस, ठीक है। अगर सपोज 2 पार्टनर हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी, इन्होंने एक डीड बनाई और उस डीड में लिख दिया इन्हें तो 60% शेयर मिलेगा और इन्हें 40% मिलेगा, तो इस रेशियो को फॉलो करो। अगर कोई रेशियो नहीं है देन इक्वल 50-50%। नेक्स्ट, अनलेस अदरवाइज अग्रीड लॉस इज शेयर इन व्हाट? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मींस जो मैडम बताती थी कि लॉस के लिए पीएसआर यूज होगा, वो भी कहाँ लिखा है? सेक्शन 4 में लिखा है, राइट? बट सर एक समस्या आने लगी, पार्टनरशिप डीड में जब आप पढ़ा रहे थे कंटेंट में, वहां लिखा था इलस्ट्रेटिव लिस्ट। अगर इलस्ट्रेटिव लिस्ट है और हम उसमें पीएसआर वाला प्रोविजन नहीं डालते, देन हमें पीएसआर तो पता ही नहीं होगा, तब लॉस को कैसे शेयर करेंगे सर? इट मींस एक पार्टनरशिप है जिसका नाम है एबीएन कंपनी,
जब इसकी डीड डिफाइंड हो रही थी तो उसमें जो प्रोविजन होता है, व्हाट प्रोविजन, पीएसआर का, वो मिसिंग है सर, है ही नहीं। जब पीएसआर ही नहीं है तो लॉस हो गया फर्म में। ओके, अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा सर? क्योंकि सेक्शन 4 क्या कहता है, अगर कुछ लिखा है तो वो पढ़ लो, लॉस के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं तो क्या पढ़े? तो ठीक है, सेक्शन 4 पढ़ लो। सेक्शन 4 क्या कहता है, लॉस किस में बांट दो, ये सर लिखा ही नहीं है सर। अब इक्वल, कौन कौन इक्वल के साथ है? देखो चेंज हो जाता है लॉ। ठीक है, इक्वल क्यों? प्रॉफिट के लिए लिखा है, इक्वली कर सकते हैं। हाँ यस, अगर कहीं कुछ नहीं लिखा तो फिर इक्वल है। ठीक है सर, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़िए। Co-owners who share amongst themselves the rent derived from a piece of land are not a partners। बस आगे नहीं पढ़ना। एक पीस ऑफ लैंड है, उससे रेंट आ रहा है, वो दोनों पर्सन में शेयर हो रहा है। इट इज अ पार्टनरशिप और नॉट अ पार्टनरशिप? क्यों? बिजनेस नहीं है सर, राइट? अगर हमारा काम ही यही होता, क्या, प्रॉपर्टी लो, खरीदो और उन्हें रेंट पे चढ़ाओ, तो यस, उस केस में बिजनेस क्या है हमारा, रेंटिंग बिजनेस है, देन उस केस में ये पार्टनरशिप मानी जाती है। एग्जाम्पल नंबर 2, नो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और क्लब में फ्लोटेड इनटू अ पार्टनरशिप। क्यों? वो बता रहा है जॉइंट स्टॉक कंपनी में बी फ्लोटेड फॉर नॉन इकोनॉमिक पर्पसेस। ये लाइन अभी समझ नहीं आएगी, जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे वहाँ डिफाइन करेंगे। इट मीन्स इतना समझ के चलिए, कोई क्लब है, एनजीओ है, वो बिजनेस नहीं कर रही है। एक सेक्शन 8 आएगा आपके पास इन कंपनीज एक्ट 2013, वो डिफाइन द वर्ड एनजीओ, राइट? एनजीओ कैसे बनेगी, कैसे वर्क करेगी, उसमें एक लाइन लिखी है जो यहाँ से को रिलेट करेंगे। तब हम क्या लिखिए, वो बोलते हैं जो भी प्रॉफिट होगा अगर एनजीओ को, हो सकता है कुछ प्रॉफिट हो जाए, उसको नहीं बांटा जाएगा अमंग्स द डायरेक्टर्स, अमंग द शेयर होल्डर्स। क्यों? क्योंकि जो भी प्रॉफिट एनजीओ कमाएगी वो अपने ऑब्जेक्ट्स में ही लगा देगी। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने और आपने मिलके एक एनजीओ बनाया और हमने सोचा इसमें हम पुअर चिल्ड्रंस को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट है हमारा? एजुकेशन देना, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ठीक है, सपोज कोई हमें डोनेशन दे देता है, ग्रांट दे देती है गवर्नमेंट, और उससे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट आ जाता है, तो सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सेज दैट ये प्रॉफिट आप घर नहीं ले जा सकते। या आप कौन से ऑब्जेक्ट में लगा दीजिए, जिन ऑब्जेक्ट से आपने एनजीओ को स्टार्ट कराया। विच ऑब्जेक्ट? एजुकेशन, राइट? तो ठीक है, तो क्लब, एनजीओ बिजनेस नहीं है, राइट? ठीक है, नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल 3, एक्स एंड वाई buy certain bales of cottons which they are agreed to sell on their joint account and the share profit equally. In these circumstances x and y, बस यहाँ तक पढ़ो। वो बोल रहे हैं एक x है पर्सन, एक y है, वो कॉटन सेल कर रहे हैं, जो प्रॉफिट आएगा वो इक्वली बांटेंगे। पार्टनरशिप है या नहीं? क्यों? क्या दिख गया आपको पार्टनरशिप के लिए? मुझे बताओ ना। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन है, हाँ है, एक्स और वाई। अग्रीमेंट है, हाँ बोला ना, शेयर करेंगे प्रॉफिट। अच्छा, बिजनेस है कैसे? सेल, वेरी गुड। तो प्रॉफिट की तो बात हुई है, तो देन इट इज अ पार्टनरशिप। ऐसे अगर आपसे 4-5 केसेस देके, ऐसे जो अभी देखे हमने एग्जाम्पल में, पूछ ले बताइए पार्टनरशिप है या नहीं, तो बता पाओगे ना?
कैसे बताओगे? थोड़ा सा मुझे बताओ कि सर इस तरह से आंसर लिखेंगे। समझ तो गए हो? एग्जाम्पल 3 को ही डिफाइन करते हैं, एग्जाम्पल 3 का आंसर ड्राफ्ट करते हैं, कैसे लिख के आएंगे? अगर एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली तीनों पूछ लिए तो सर हम ऐसे लिख के आएंगे आंसर। आंसर प्रैक्टिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनर के पास आप नहीं जाओगे, आपकी आंसर बुक जाएगी, राइट? हाँ जी, बताइए कैसे लिखोगे? जैसे बता दीजिए थोड़ा सा, 1 मिनट जब बात कर रहे हैं। हाँ जी, क्या क्या चीज आपने पढ़ी तो है बेटा, बताओ ना। जैसे मैं होता तो मैं ऐसे लिखता, एज पर सेक्शन 4, पहले सेक्शन बताना है, बस बस। सर सेक्शन याद करना है? नहीं करने, बट हम इतनी बार रिवाइज करेंगे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक है? ओके, एज पर सेक्शन 4 ऑफ व्हाट? फिर एक्ट की, एक्ट बताओ कौन सा एक्ट? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। डिफाइन दी 5 एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट इज एसोसिएशन ऑफ 2 or more person, सेकेंड अग्रीमेंट, बिजनेस, प्रॉफिट, म्यूचुअल एजेंसी। फिर उसके अंदर भी लिखना पड़ेगा, राइट? जब आपसे पूरा पूछा है व्हाट इज एन एसोसिएशन, तो एसोसिएशन ऑफ 2 or more person एक्सेप्ट 2 वो लिखोगे, ठीक है। अग्रीमेंट कैन बी द ओरल, इन राइटिंग, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, लिखोगे, ठीक है, ये वर्ड लिख दिए। बिजनेस इंक्लूड्स एज पर सेक्शन 2 क्लॉज बी ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, राइट? एंड नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एन एसेंशियल एज पर द पार्टनरशिप एक्ट। ये लिख दिया आपने, प्रोविजन बता दिया, प्रोविजन के पूरे मार्क्स नहीं मिलते। उसके बाद एनालाइज करो एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट कि पार्टनरशिप है या नहीं। कैसे एनालाइज करोगे? हाँ जी, एक्स आया और वाई आया तो 2 लोग जुड़ तो गए हैं, तो एलिमेंट 1 प्लस 1 इज सेटिस्फाइड। सेकंड अग्रीमेंट, यस अग्रीमेंट है, अग्री कर रहे हैं टू शेयर द प्रॉफिट। थर्ड वन इज बिजनेस, बेच रहे हैं, बेचा कहाँ जाता है साहब? बिजनेस में, ट्रेड में। नेक्स्ट वन इज शेयर इक्वली द प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, कर भी रहे साहब। और म्यूचुअल एजेंसी को डीम्ड बता के आप क्या करोगे? कंक्लूड करोगे, फाइनल आंसर, कंक्लूजन, द लास्ट पैराग्राफ। यस, एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इट इज अ पार्टनरशिप। समझ में आ रही है बात? अब इतना सब लिखना है तो टाइम भी चाहिए। यस, आपके पास पास्ट ईयर है, मिल गया आपको? पास्ट ईयर मिला? लाए हो? कल से लाइएगा, कंपलसरी है। बिजनेस लॉ का पास्ट ईयर लाना है, रोज लाना है। अच्छा, जब आप पास्ट ईयर खोलेंगे, इधर घर पे जाके देखेंगे, हर एक क्वेश्चन के आगे नंबर लिखा है, कितने मार्क्स का पूछा है, और एक सजेस्टेड टाइम लिखा है, कितने मिनट में कंप्लीट करना। इट मींस नॉलेज होना तो ठीक, नॉलेज के साथ स्पीड भी चाहिए। अभी वर्क करेंगे धीरे धीरे सब पे। ये आया तो 2 मार्क्स का बस, ICA आए हैं। हाँ हाँ जी, ये CCSU नहीं है, राइट? अच्छा, एक चीज और बता दें, इधर इधर इधर, मैं किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी यूनिवर्सिटी को हार्म नहीं पहुंचा रहा, बट हाँ, जो आपसे पूछा है, अगर आपने वो रेलिवेंट पैरा नहीं लिखा, रेलिवेंट प्रोविजन नहीं लिखा, तो समझ लीजिएगा 0 ही मिलेगा। सेक्शन गलत लिख दिया, प्रोविजन सही लिख दिया, 0। ICA आए हैं, कीवर्ड मिसिंग है, 0 है। सोच भी मत लेना मार्क्स मिलेंगे। अभी जब टेस्ट करोगे तो दिखेगा, है ना? बिजनेस लॉ का दिस इज द लेवल ऑफ ICA, राइट? उसको मैच करना पड़ेगा, जो कीवर्ड्स हैं वो ही चाहिए। अच्छा, कीवर्ड्स हैं वो ही चाहिए, उसको हाईलाइट्स करो, हाईलाइट करके दिखेगा एग्जामिनर को, हाँ बच्चा पढ़ गया है। जब भी मैं बोल रहा हूँ स्पीड पे भी वर्क करना है। 2 मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
क्योंकि सब्जेक्ट में पास हो जाओगे फिर एग्रीगेट बनाना, पता है ना एग्रीगेट? यस, 50% पता है ना? यस। तो ठीक है सर, 2 बार पास होना है, एक बार सब्जेक्ट में और एक बार ओवरऑल पूरे फाउंडेशन में। अच्छा, कौन कौन ये सोच के बैठा है कि इतने परसेंट तैयारी कर लेंगे तो 50% आ जाएगा? हाँ प्लीज़, मुझे पता था यहीं से आंसर आएगा। हाँ देखो, पढ़ना तो है ही हमें। हाँ बताओ, 75% में कर लूँ, 70-75 है ना? मतलब 10 चैप्टर ने 3 में छोड़ भी दूंगा तो भी नैया पार हो जाएगी। 40 तो आ ही जाएंगे, है ना? बट तुम्हें 50 से ही 40? अच्छा, बाकी में कर लेंगे सर, इसमें नहीं करें मेहनत बिल्कुल भी, इसमें तो 40 वाली करेंगे बिल्कुल। अच्छा, जो आप सोच रहे हो उसमें से 25 से 30% माइनस करके चलना। इट इज़ माई एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि 10 में से 7 पढ़ लूंगा चैप्टर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब आप ये डर जाओ या इसको कर लो, ठीक। यहाँ भी आपका कब अटेम्प्ट है? सितंबर, कोई ज़्यादा दिन तो नहीं है, अप्रैल में भी मिड में ही आ गए हम लोग, राइट। आपकी क्लासेस ख़त्म होगी तो आपके पास 1 या 2 मैक्सिमम 2 महीने होंगे एग्ज़ाम के लिए, राइट। तो अभी से प्लान कर लो कि हम मेहनत सितंबर तक करनी है। फ़ोन वगैरह जो भी आपका इंस्टाग्राम वगैरह जो भी ऐप चलते हो आजकल, थोड़े दिन के लिए इन्हें स्टॉप कर दो। इधर 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 प्लीज़, है ना? ये आपकी भलाई के लिए। अगर एक बार ये टैग लग गया आपके साथ, पैसा बाय प्रोडक्ट, है ना, कोई लिमिट नहीं है। इज्जत बाय प्रोडक्ट, कोई लिमिट नहीं है किसी भी चीज़ की। किसी भी, दोबारा बोलूँ, किसी भी प्रोफेशन को हार्म नहीं कर रहा। 1 महीने में इतना कमा लोगे जितना 1 साल में 9 to 5 जॉब करके नहीं कमा सकते, राइट। बाकी आपके ऊपर, बट उसके लिए करना पड़ेगा मेहनत। ऐसा नहीं कि सब कुछ ऐसे मिल जाएगा। ICI जब आपको 2 लेटर देगा ना तो आपसे पता नहीं क्या क्या छीनेगा। और कंसिस्टेंसी इज एन इम्पॉर्टेंट। जहाँ भी आपने लेकर है, जैसे आप सबने करा, आज पढ़ के नहीं आए आप। लॉ का क्या नियम है? अभी तो आपको कम कोर्स दिख रहा है क्योंकि 1-2 दिन स्लो पेस में चलता है। समझ जाए बच्चा लॉ क्या लिखा है, फिर पकड़ ले उस चीज़ को, देन फिर फास्ट फॉरवर्ड में चलते हैं थोड़ा सा। आज से ही पकड़ के चलो लॉ को। जो भी पैराग्राफ्स पढ़ रहे हो, जो भी सेक्शन पढ़ रहे हो, उसको 4-5 बार लिख के देखो, समझो क्या पूछ रहा है ICI। ये 3 एग्जाम्पल इन्हें लिख के देखो, जैसे मैंने बताया आपको, क्या हम वो पैराग्राफ्स में लिख रहे हैं या नहीं, देन आप सोच सकते हो। अदरवाइज ठीक है, मेहनत कर रहे हो तो फुल करो। 50% मेहनत करके यहाँ पास नहीं हो सकता कोई भी। 2 अटेम्प्ट में 50-50 करोगे, द रिजल्ट इज 20-25%। 100 में से 25 आएंगे। और अगर एक अटेम्प्ट में 100% कर ली तो 60-70 तक तो चले जाओगे कहीं ना कहीं, ठीक है। ये मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आप इसको इनकॉर्पोरेट करोगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट सर, पॉइंट नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल एजेंसी, जिसे ICI बोलता है, बिजनेस कैरिड आउट ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इट मीन्स ICI यहाँ पे समझाना चाह रहा है, एक पार्टनर भी बिजनेस करेगा, इट मीन्स बाकी घर पे सोते भी रहेंगे तो भी वो लायबल रहेंगे। या आपका अगर बड़ा बिजनेस है, एक को बोल दिया परचेज डिपार्टमेंट तुम देखो, सेल्स तुम देखो, मार्केटिंग तुम देखो, फाइनेंस तुम देखो, तो अगर परचेज वाला प्रोक्योरमेंट कर रहा है और हाई वैल्यू पे कर रहा है तो पूरी फर्म को उसका पेमेंट करना पड़ेगा। जो सेल्स कर रहा है बंदा, अगर वो लो वैल्यू पे सेलिंग प्राइस को डिफाइन कर रहा है और उससे लॉस आ रहा है, वो लॉस कौन भुगतेगा? सारी फर्म भुगतेगी। इट इज द कॉल ऑफ व्हाट? म्यूचुअल एजेंसी। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड आउट ऑन बाय ऑल
द पार्टनर, सभी भी चला सकते हैं। अब यहाँ पार्टनर की बात आ गई, बिजनेस कौन चलाएगा? पार्टनर चलाएंगे। जुड़ कौन सकता है? पार्टनर प्लस पर्सन जुड़ सकते हैं पार्टनरशिप में, पर बिजनेस कौन चलाएगा? ऑल ऑफ द पार्टनर और एनी वन ऑफ और मोर ऑफ पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, कार्डिनल प्रिंसिपल है, बोल सकते हैं। इन अदर वर्ड्स दे शुड बी अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर। मैंने एक्ट करा, आप भी बाइंड हो गए। मैं परचेस करके लाया, अगर फर्म पेमेंट नहीं कर पाई तो आपको पर्सनली पेमेंट भी करना पड़ सकता है। इट मीन्स सर कोई सीक्वेंस तो होता होगा ना? हाँ, सीक्वेंस होता है। पहले फर्म पे करेगी, फर्म इज अनेबल टू पे द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, देन गाज किस पे गिरेगी? पार्टनर्स पे। इक्वली गिरेगी या इंडिविजुअल भी? इंडिविजुअल भी। अगर क्रेडिटर को लग रहा है दिस वन पार्टनर इज सफिशिएंट टू पे द लायबिलिटी ऑफ द फर्म, देन क्रेडिटर उस पर्टिकुलर पार्टनर को भी पकड़ के बोल सकता है कि आप पेमेंट करो। दिस इज द नेगेटिव पॉइंट इन पार्टनरशिप कि एक के एक्ट से मैं पर्टिकुलर लायबल हो गया। होना क्या चाहिए था? लायबल नहीं होना चाहिए था। तो कंपनीज एक्ट में लायबिलिटी लिमिटेड है। एंड द सेम द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसका नाम ही क्या लिखा है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी लायबिलिटी इज लिमिटेड टू व्हाट एक्सटेंट, वो पढ़ेंगे कितना एक्सटेंट। द कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली, जितना पार्टनर अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, जितना अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप डीड में लिखा है, उतनी ही प्रॉपर्टी के लिए पार्टनर लायबल है। क्योंकि हाँ, अगर मैं 10 लाख रुपए लाया और आप 5 लाख रुपए लाए तो 2/3 प्रॉफिट मैं ले जाऊंगा क्योंकि मैं ज्यादा संपत्ति लाया हूं, राइट? तो अगर प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन से चल रहा है तो लायबिलिटी भी उसी तरह से चलेगी। किसमें? एलएलपी में, नॉट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में तो अगर आप कोई भी काम करो तो सभी लायबल हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है नहीं? बट वी हैव एन एक्सेप्शन फ्रॉम सेक्शन 20 ऑनवर्ड्स। जो लिखा है अभी तो कुछ पढ़ाएंगे, मैं चेंज नहीं कर रहा, मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूं। अभी लॉ खुद भी चेंज हो जाएगा सेक्शन 20 ऑनवर्ड्स। इट मीन्स अगर मैं एक्ट कर रहा हूं तो आप लायबल नहीं हो। सर ये क्या हुआ? हाँ, वो बताएगा कौन कौन से केसेस हैं, राइट? चलिए अभी तो जनरल लॉ पढ़ते हैं, आगे पढ़िए। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन बिजनेस इन द प्रिंसिपल एज वेल एज, मार्क कीजिएगा, एजेंट कैटेगरी फॉर ऑल अदर पार्टनर। एक पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है दूसरे पार्टनर के लिए। ठीक है, he is an agent in so far as he can bind the other partner by his act, and he is a principal when to the extent he is bound by the act of other partner. Suppose आपने मुझे फाइनेंस दिया बिकॉज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है? फाइनेंस में मेरे से कुछ गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी मीन्स मैंने सैलरी ज्यादा पे कर दी, उसके लिए कौन लायबल है? पूरी फर्म, बिकॉज मैंने कौन सी कैटेगरी में वर्क करा है? प्रिंसिपल। आप नहीं बोल सकते बचे हुए पार्टनर कि आपने ज्यादा सैलरी क्यों पे कर दी। हाँ, हो सकता है मेरी नेग्लिजेंस हो, अगर मैंने जानबूझ के करा हो तो इट इज कंसिडर्ड एज फ्रॉड। जो मैं आपसे बात कर रहा हूं सेक्शन 20 ऑनवर्ड्स, वहां यही लिखा है, अगर एक पार्टनर जानबूझ के गलती इज नॉट अ नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मीन अनजाने में साहब, और जानबूझ के मतलब विलफुल मिसस्टेटमेंट या फ्रॉड बोलते हैं आप। लॉ में जानबूझ के जहां भी यूज होगा, लॉ मेकर वहां पे यूज करेगा द वर्ड विलफुल मिसस्टेटमेंट। और नेग्लिजेंस तो नेग्लिजेंस है ही, अनजाने में। तो अगर किसी पार्टनर ने एज एन प्रिंसिपल कैपेसिटी कैटेगरी कुछ वर्क करा है और वो जानबूझ के करा है, तो उसके लिए बाकी बचे हुए पार्टनर लायबल नहीं होंगे। उसके लिए कौन लायबल होगा? वो पार्टनर जिसने गड़बड़ी करी है। तो इट मींस ये कैसे प्रूफ होगा कि मैंने विलफुल मिसस्टेटमेंट करी है? कोर्ट में, क्लासरूम में तो पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, इसके लिए डिस्प्यूट जाएगा कहाँ पे, कोर्ट के पास। और मैं क्या बोलूँगा, सर नेग्लिजेंस था। आप एज एन पार्टनर क्या बोलोगे, सर फ्रॉड करा है इन्होंने। कैसे प्रूफ होगा, बाय एविडेंस। गॉट इट, समझ में आ रही है बात? यस। तो अगर फ्रॉड करता हूं मैं एज एन प्रिंसिपल कैपेसिटी तो आप लाइबल नहीं होंगे। ये पढ़ेंगे अभी हम बाद में, यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, इट मे बी नोटेड दैट, नेक्स्ट पेज पे आ गए हम। द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल एजेंसी रादर देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। आईसीआई पूछता है आपसे क्वेश्चन, सेक्शन 6 भी है इसके लिए, पढ़ेंगे अभी हम। व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, तो क्या होना चाहिए पार्टनरशिप में, म्यूचुअल एजेंसीज। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ सेकंड सीक्वेंस, फर्स्ट सीक्वेंस इज म्यूचुअल। अगर म्यूचुअल एजेंसी है तो पार्टनरशिप है, आप मीच के बोल देना, ठीक है। इफ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज एब्सेंट देन देयर विल बी नो पार्टनरशिप। यहाँ तक क्लियर है या नहीं, पहले ये बताइए। दिस इज द सेक्शन 4 जो भी हमने कंप्लीट करा है। रूल्स, केस लॉस, अमेंडमेंट्स, नोटिफिकेशन सर्कुलर्स वगैरह वगैरह ये भी एप्लीकेबल नहीं है, बट आईसीआई ने आपको, ये बिल्कुल आईसीआई का कट कॉपी पेस्ट है, आप स्टडी मटेरियल से कॉपी कर सकते हैं मेरा मटेरियल, पॉइंट भी इधर से उधर नहीं होगा। एक केस लॉ दिया है केडी कामतन कंपनी का, पढ़ेंगे अभी पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। पहले बताओ सेक्शन 4 क्लियर हुआ या नहीं। दिस इज अ वन सेक्शन, सर व्हाट अबाउट सेक्शन 1 to 3, वो क्यों नहीं पढ़ा है? देखो कोर्स एक तो कम दे रखा है, 1 में क्या होता है मैं बता देता हूँ। जब भी कोई भी एक्ट पढ़ोगे उसका सेक्शन 1 एक बात करेगा, क्या, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। सर व्हाट, दोबारा, हर एक्ट का, चाहे इनकम टैक्स एक्ट हो, जीएसटी हो, कंपनीज एक्ट हो, कोई भी एक्ट हो, सेक्शन 1 टॉकिंग अबाउट व्हाट, शॉर्ट टाइटल मींस पार्टनरशिप एक्ट को शॉर्ट में क्या बोला जाए, राइट। जिससे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है उसे हम सोगा बोल देते हैं, सोगा, SOGA, राइट। ऐसी पार्टनरशिप को तो PF बोल सकते हैं, शॉर्ट टाइटल। एक्सटेंट मीन्स कहाँ कहाँ लगेगा ये एक्ट। ये लाइन इंपॉर्टेंट थी बिफोर 2019 जब जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को इंडिया का पार्ट नहीं माना जाता था, बट आफ्टर द अमेंडमेंट सारे एक्ट इंडिया में लगते हैं इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। पहले क्या होता था 2019 से पहले, आपको तो नहीं पता होगा, पार्टनरशिप एक्ट भी जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगता था, राइट। उसको एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता था। देन हर एक्ट वहां पे लगते नहीं थे, बट आजकल कोई भी ऐसा एक्ट नहीं है जो इंडिया में लग रहा हो और JNK में ना लग रहा हो, राइट। आपने सुना भी होगा 35A ऑफ आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, जब ये हटाया था मोदी सरकार ने, तब जाके जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूड करा था इंडिया में एज एन व्हाट, यूनियन टेरिटरी। पता है कुछ नहीं, चलिए छोड़िए, लॉ की क्लास में ही रहते हैं। तो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी मींस डेट, किस तारीख से लगेगा, ठीक है। सेक्शन 2 हर एक्ट का बताएगा दी डेफिनेशन, जैसे भी बिजनेस की बताई थी। जो भी टर्म्स, फॉर एन एग्जांपल आपसे पूछा गया द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर, अभी आप पढ़ेंगे LLP एक्ट में, बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। आपको तो लगता होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च, बट वहां पे एक ट्विस्ट है। तो जो भी डेफिनेशन उस सेक्शन में लिखी है, सेक्शन 2 के क्लॉजेस में लिखी है, वो उस एक्ट के लिए एप्लीकेबल रहेंगी। किस एक्ट के लिए, जो एक्ट आप पढ़ रहे हो, राइट। 3rd एंड ऑनवर्ड्स आपका स्टार्ट होता है दी एक्ट। तो हमें सबसे पहले सेक्शन 4 पढ़ाया गया, विच इज कॉल्ड एज व्हाट इज अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है, तो पार्टनरशिप इज अ व्हाट, एक रिलेशन है बिटवीन व्हाट, एसोसिएशन है 2 और मोर पर्सन का, अग्रीमेंट होता है, राइट।
बिजनेस है, प्रॉफिट है, म्यूचुअल एजेंसी है, अगर ये सब कुछ है तो हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आएंगे पहले। यहां तक क्लियर? कुछ पूछना है किसी को? चलिए, कॉन्सेप्ट नंबर 3 सेक्शन 6, जैसे अभी मैंने बात करी थी आपसे, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप सेक्शन 6 में पूछ रहा है, पढ़िए। मोड ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप इन डिटरमाइनिंग वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज और इज नॉट अ फर्म, कैसे पता चलेगा, और वेदर अ पर्सन इज और नॉट अ पार्टनर इन अ फर्म, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा व्हाट? सेक्शन 6 द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। द रिगार्ड शैल बी हैड द रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टनर शोन बाय ऑल द रेलिवेंट फैक्ट टेकन टुगेदर। कौन कौन से? फर्स्ट, देयर वाज अ एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन ऑल द पर्सन्स। सेकेंड इज एग्रीमेंट वाज टू शेयर व्हाट? प्रॉफिट होना चाहिए। एंड थर्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट? म्यूचुअल एजेंसी। दिस इज अ ट्रू टेस्ट। अगर आईसीएआई ने आपसे ट्रू टेस्ट की बात करी है तो सेक्शन 6 ही लिख के आना है। और सेक्शन 6 में 3 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट अग्रीमेंट, सेकेंड शेयर प्रॉफिट, एंड व्हाट? म्यूचुअल एजेंसी। गॉट इट? और टॉप प्रायोरिटी में किसे रखेंगे? म्यूचुअल एजेंसी को। दिस इज सेक्शन 6। अगर आपसे पूछा व्हाट इज अ पार्टनरशिप तो क्या लिख के आओगे? सेक्शन 4 लिख के आओगे। अगर आपसे केस स्टडी पूछी है जो भी पढ़ी है 1 2 3 एग्जाम्पल में, तो क्या लिख के आओगे? सेक्शन 4 लिख के आओगे, जहां पे वर्ड होगा टू टेस्ट। टू टेस्ट में ही आपको क्या लिखना है? सेक्शन 6 लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। समझ में आ गई यहाँ तक बात? यस। कॉन्सेप्ट नंबर 4 बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, टाइप ऑफ पार्टनर। ठीक है, कितने पार्टनर बताए? 8। पढ़ने से पहले हम ही बात करते हैं पार्टनर क्या। मैं बताता हूं जो तुम्हें बताऊंगा। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, हाँ, नॉमिनी पार्टनर, नॉर्मल, डोरमेंट, तो वो स्लीपिंग ही हो गया इन्हें। अच्छा, नॉमिनल, पता है आपको नॉमिनल के बारे में? जैसे नाम के। अच्छा, वेरी गुड। और कोई कुछ बताएगा? स्लीपिंग तो हो गया ना, तुम दोबारा के रिपीट करते। हाँ, बताइए। और ये 8। कौन सा वाला? ठीक है, नॉमिनली हो गया। चलिए, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर है द लास्ट वन। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज 4.4, पॉइंट नंबर 8, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय स्टॉपल। इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 28 डिफाइन करता है, आपसे बताता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के बारे में, पार्टनर बाय स्टॉपल। अच्छा, इधर देखेंगे, हमें एक्टिव पार्टनर पता है क्या होता है? डे टू डे एक्टिविटी में पार्ट लेता है, बिजनेस डिसीजन में बैठता है, लाइबल। अच्छा, स्लीपिंग नहीं होता? कहीं भी हमने सेक्शन 4 में पढ़ा कि म्यूचुअल एजेंसी में कि अगर एक्टिव पार्टनर ने एक्ट करा तो एक्टिव पार्टनर ही लाइबल होगा? नहीं पढ़ा। स्लीपिंग लाइबल नहीं होगा? क्या स्लीपिंग वर्क नहीं कर सकता ऑर्गेनाइजेशन में? कर सकते, तो स्लीपिंग क्यों है वो? नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है, बट वो करता नहीं है, राइट? हाँ, क्योंकि वो स्लीपिंग है, वो पैसा लगा के घर चला गया, सो गया है वो। हाँ, वो जब भी चाहे आ सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट का पार्ट बन सकता है। ठीक है, चलिए पहले एक्टिव पार्टनर पढ़ते हैं। पेज नंबर 3 पे आइए। बेटा नाम क्या है आपका? आपका नाम? कृष्णा। पढ़े बेटा? बैग लेके क्यों बैठे हो वैसे? अच्छा, जगह नहीं है इधर पीछे है? मुझे लगा कि वैसी मेरी नज़र बचेगी तुरंत भाग जाओगे।
है कृष्णा? कृष्ण जी का वैसे ही नाम है आपका। चलिए, एक्टिव पार्टनर फर्स्ट बिकम पार्टनर बाय, कैसे आएंगे? एग्रीमेंट्स आएंगे, ठीक है। आने का तो पता चल गया, जाने का एग्रीमेंट। द वर्ड, क्योंकि हमने पढ़ा था द कंटेंट ऑफ एग्रीमेंट, प्रोविजंस रिटायरमेंट के, डेथ के, है ना, इंसॉल्वेंसी के, ठीक है। तो ठीक है सर। पॉइंट नंबर बी, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कंडक्ट ऑफ, ठीक है। पॉइंट नंबर सी, ये नया पॉइंट हो सकता है, मस्ट गिव पब्लिक नोटिस ऑन रिटायरमेंट। मार्क करेंगे पब्लिक नोटिस और मार्क करेंगे ऑन रिटायरमेंट। व्हाट इज अ पब्लिक नोटिस? बताना, किसे बताना? पब्लिक को, मतलब सड़क पे किसी को रोक लें और बताएं उसको। तो ये भी तो लिख सकता था ICI, नोटिस टू अदर पार्टनर्स, अगर आप पार्टनर्स की बात कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा इससे और पीछे जाते हैं। कल एक वर्ड पढ़ा था, कंसेंट, पढ़ा था ना? आज पढ़ रहे हैं नोटिस। क्या हुआ? पढ़े? यस, आज पढ़ रहे हैं नोटिस। कंसेंट हमने पढ़ी थी फ्री होनी चाहिए, अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो फिर नहीं चलेगा, एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, ठीक है। आज पढ़े नोटिस। व्हाट डू यू मीन ऑफ नोटिस? किसी के नोटिस में कुछ डालना, है ना, इन्फॉर्म करना, ठीक है। पब्लिक नोटिस, पब्लिक को इन्फॉर्म करना मीन्स बैंक को इन्फॉर्म करना, डेटर्स, क्रेडिटर्स को, एम्प्लॉयज को, तो इन सबको पब्लिक बोल सकते। स्टेक होल्डर भी तो बोल सकते, फिर स्टेक होल्डर भी तो बोल सकते। हाँ, तो स्टेक होल्डर्स बोल सकते हैं ना, जो फर्म के साथ जुड़े हुए हैं उनको इन्फॉर्म करना, पब्लिक को क्यों? बताइए, पब्लिक को क्यों जी? यस प्लीज। वेरी गुड, यस। तो अब मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी होगी नहीं उस चीज़ के लिए, अगर इस फॉर्म से आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट या कुछ होता है। यस, इनकी बात बिल्कुल ठीक है। क्या बात है, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे कोई एक पार्टनर है, उसकी गुडविल अच्छी है या वो एक्टर है और आपको पता है वो इस फर्म में पार्टनर है, आप उस फर्म के प्रोडक्ट सर्विसेज इसलिए ही लेते हैं क्योंकि वो पार्टनर एक एक्टर है, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप शू परचेस करते हैं, राइट, तो वो पार्टनर जब जाएगा तो पब्लिक को भी बोलेगा, रादर पब्लिक से उसका कोई मतलब नहीं है, बट पब्लिक को बोलना पड़ेगा कि कल को अगर मैं नहीं हूं और ये फर्म बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज बनाती है, आपको बेचती है, तो इसके लिए मैं लायबल नहीं हूं। आपकी बात ठीक है, स्टेक होल्डर्स को तो बताना पड़ेगा, डेटर्स को बताना है, क्रेडिटर्स को बताना है, गवर्नमेंट को बताना है, एम्प्लॉय को बताना है, इंक्लूडिंग पब्लिक को। कैसे बताएंगे पब्लिक को? न्यूज़पेपर, राइट। लॉ 1932 का, आजकल तो सोशल मीडिया है, राइट। एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो आप डाल सकते हैं कि मैं इस कंपनी में नहीं हूँ, मैं इस फर्म में नहीं हूँ, बट उस समय में 1932 में अगर पब्लिक नोटिस की बात की जाए तो एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर में बोलना पड़ता है। वन इज अ इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड सेकेंड वन इज अ वर्नाकुलर, वर्नाकुलर मीन्स लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर। दिस इज अ पब्लिक नोटिस, गॉट इट। तो अगर एक्टिव पार्टनर जा रहा है, क्या देगा? पब्लिक। मस्ट लिखा है यहाँ पे, मस्ट मीन्स 100% देना है, ठीक है। आगे चलते हैं।
यहाँ तक क्लियर है सबको? अरे यस या नो? यस. पॉइंट नंबर डी, इफ पब्लिक नोटिस नॉट गिवन देन लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स डन बाय अदर पार्टनर आफ्टर रिटायरमेंट. अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो उसके जाने के बाद जो भी एक्ट होंगे, बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी हुआ तो भी जनरल पब्लिक उस पे केस, किस पे, द रिटायर पार्टनर पे केस फाइल कर सकती है, क्योंकि हमने तेरे नाम से इस प्रोडक्ट को बाय करा था. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? प्लीज. आने का क्या प्रोसीजर है? अग्रीमेंट. जाने के लिए डेथ के केस में भी तो जाता है पार्टनर. लिखा है ऑन रिटायरमेंट, लिखा है, लॉ है बेटा. डेथ में भी तो जाता है पार्टनर. अगर कोई एक्टिव पार्टनर है, जिंदा है, फर्म में काम कर रहा है, सडनली चला जाता है, तो फिर जाने से पहले उसको रोकेंगे, रुक जा भैया, ले इस पे साइन कर, ऐसे नहीं. डेथ के केस में एक्सेप्शन है साहब. डेथ के केस में कोई भी नोटिस, ठीक है, तो चला गया वो बंदा, ठीक है. तो जाने का क्या तरीका हुआ? 3 तरीके तो पता है, रिटायरमेंट, डेथ एंड नेक्स्ट वन इज इंसॉल्वेंसी. भी तो जानने का एक तरीका है. अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट बोला था कल, मतलब लायबिलिटीज एक्सीड किससे? एसेट से, और डिक्लेयर बाय या अप्रूव्ड बाय कोर्ट, देन इट इज कॉल्ड एज अप्रूव्ड इंसॉल्वेंट या इंसॉल्वेंट. गॉट इट? तो अगर कोई एक्टिव पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, देन फिर कोर्ट में तो जाएगा, ठीक है, कोर्ट ही ऑर्डर करेगी इंसॉल्वेंसी का. पब्लिक नोटिस देना, लिखा तो नहीं है, देन देना तो नहीं है, तो सर फिर कैसे होगा? आइए जरा पेज नंबर पेज नंबर 4.22 पे आइए, हेडर में, और फुटर में 22 पेज पे आइए. आपको राइट हैंड साइड टॉप ऑफ द एक केस दिख रहा होगा, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, सेक्शन 34 दिख रहा है? यस. अच्छा, इसमें पढ़िए पॉइंट नंबर 5. व्हाट? नो पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ. कहाँ लिखी है बात? सेक्शन 30. गॉट इट? आ जाइए वापस से, आ जाइए वापस से. ऐसे हम जाते आते रहेंगे, क्योंकि लॉ इज अ बंच ऑफ लॉ. कहीं से भी किसी को कनेक्ट करना पड़ सकता है, ठीक है? ओके, तो ठीक है सर, एक्टिव जा रहा है, रिटायरमेंट पे तो करना है, क्या करना है? पब्लिक नोटिस. डेथ पे नो रिक्वायरमेंट, इंसॉल्वेंसी में नो रिक्वायरमेंट, सेक्शन 34 बोलता है, ठीक है. नेक्स्ट वन, स्लीपिंग पढ़ेंगे इसके बाद. पॉइंट नंबर 5 में है स्लीपिंग और होना चाहिए और डॉर्मेंट पार्टनर. चलिए पॉइंट नंबर 8, पार्टनर बाय एग्रीमेंट. ये पार्टनर भी कैसे आएंगे? एग्रीमेंट से आएंगे, ठीक है. बी, डज नॉट टेक एक्टिवली, डज नॉट है, मस्ट नॉट, शैल नॉट, विल नॉट नहीं है, डज नॉट है. डज नॉट टेक एक्टिवली पार्ट इन द बिजनेस. चाहे तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें. सी, नॉट रिक्वायर्ड टू गिव व्हाट? पब्लिक नोटिस. कब? रिटायरमेंट पे. इन्हें जरूरत नहीं है. तो अगर मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ और मैं फर्म से जा रहा हूँ रिटायर करके, तो मुझे पब्लिक नोटिस नहीं देना, ठीक है सर. नेक्स्ट आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की क्लास का लास्ट पॉइंट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय स्टॉपल, सेक्शन 28 इंपॉर्टेंट है. ICI अगर क्वेश्चन पूछेगा टाइप ऑफ पार्टनर से, तो उम्मीद है यहीं से पूछेगा, सेक्शन 28 से. चलिए पढ़ते हैं.
सेपरेट सेक्शन है सेक्शन 28, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। कोई कुछ बताना चाहेगा? हाँ, एक एक करके। हाँ, पहले आप बताइए। नहीं, आप इसके लिए पॉइंट नंबर 2 पढ़िए पहले, फिर मैं उनकी सुनता हूँ। हाँ जी, ठीक है। तो आप पहले पॉइंट नंबर 2 ही पढ़ते हैं, नॉमिनल पार्टनर। आइए जरा, टॉप ऑफ द पेज दिख रहा होगा। पॉइंट नंबर 1, नॉट अ पार्टनर बाय एग्रीमेंट। ऐसे पार्टनर जो नॉमिनल कहलाएंगे, उन्हें आना है फर्म में तो उन्हें एग्रीमेंट की आवश्यकता, ठीक है। नेक्स्ट, लैंड हिज नेम टू द फर्म। अपना नाम दे रहे हैं किसको? फर्म को। मेरा नाम से फर्म चलाओ। पार्टनर है क्या? नहीं, बट हाँ एक वर्ड दे दिया नॉमिनल, नाम दिया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, लायबल टू थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द दैट पार्टनर। व्हाट? फर्म। पूरी फर्म के एक्ट के लिए वो पार्टनर भी लायबल रहेगा, क्योंकि उसने अपना नाम दे दिया। फॉर एन एग्जाम्पल, आप सबकी एक पार्टनरशिप फर्म है, आप स्पोर्ट्स गुड्स बनाते हो। आपने सोचा यार माल बिक नहीं रहा, किसी क्रिकेटर को हायर करते हो। अपने विराट कोहली को फ़ोन मिलाया कि भाई आप अपना नाम लैंड कर दो, हमारी फर्म चल पड़ेगी। तो फ्री में तो करेगा नहीं। पॉइंट नंबर डी पढ़ो तो फिर पहले, नॉट एंटाइटल टू शेयर। वो बोलेगा तेरे प्रॉफिट नहीं चाहिए मुझे, आगे लिखा है, बट चार्जेस व्हाट, ठीक है। तो विराट कोहली क्या लेगा? फीस लेगा एडवर्टाइज करने के। क्या बोलेगा? मेरी कंपनी है साहब, खूब बैट खरीदो इनसे, ठीक है। यस, तो विराट कोहली ने आपको क्या दे दिया? नाम दे दिया अपना। क्या वो एग्रीमेंट से आया? क्या वो एक्टिव पार्टनर है? बट हाँ, अगर कल को कोई लायबिलिटी आती है फर्म पे, तो किसे भी पकड़ा जाएगा। तो इट इज अ नॉमिनल पार्टनर जो नाम लैंड कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट? अब आ जाइए दोबारा से लास्ट में। यस, यस। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी फर्म है, स्पोर्ट्स गुड्स बनाते हो। आप जब रॉ मटेरियल परचेस करने गए तो मेरे को ले गए साथ में। मैं उस फर्म का भी सीए हूं जिससे आप रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं। तो वो फर्म के मालिक बोले, अरे सीए साहब आइए बैठिए। तो आपने मुझसे पूछा आप कैसे जानते हैं? मैंने कहा मैं भी इनका चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ठीक है। तो उसने बोला, सीए साहब आपके नाम पे मैंने उधार दे दूं। किससे बोला? मुझसे। किसने बोला? वेंडर ने। क्या बोला मुझसे? कि आपके नाम पे इन्हें उधार दे दूं। मैंने कहा हाँ दे दो, ठीक है। तो मैं बन गया उस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए, उस उधार वाली ट्रांजैक्शन के लिए व्हाट? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। या मुझसे पूछा और मैंने मना नहीं करा। क्या पूछा? सीए साहब आप भी पार्टनर हो इनकी फर्म में? मैं बस ऐसे ही बैठा हूं, ठीक है। मुझे क्या करना था? स्टॉप, मना करना था। नहीं नहीं, क्या मैं पार्टनर नहीं हूं? तो यस, फिर मैं लायबल नहीं होता। या तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं या मैं कुछ नहीं कर रहा। एक्सेप्ट भी दो तरीके से पढ़ा था हमने, एक्सप्रेस बाय वर्ड्स, एक्सप्रेस इन राइटिंग, और इम्प्लाइड बाय एक्शन। मैं तीनों में से कुछ नहीं कर रहा, साइलेंट हूं। तो ऐसी तो कोई टर्म थी ही नहीं साइलेंट की। तो यस, उस समय मुझे मना करना था। अगर मैं मना नहीं कर रहा, देन आई एम बिकम व्हाट? अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पढ़िए जरा सेक्शन 28, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनर बाय एस्टॉपल, ठीक है। वेयर अ मैन नॉट अ वुमेन, लॉ में ये लिखा है, गलत बात है। देखो हम तो वर्ड्स पकड़ने वाले इंसान हैं। यस, लॉ में हमेशा मैन ही लिखा होगा, मैन इंक्लूड्स वुमेन ऑल्सो। कल को वुमेन जाके ये नहीं बोल सकती साहब वुमेन के लिए तो लिखा ही नहीं लॉ,
नहीं, मैन इंक्लूड्स वुमेन ऑल्सो। तो पढ़िए क्या लिखा है, वेयर अ मैन होल्ड्स हिमसेल्फ इंक्लूडिंग हर सेल्फ out as a partner or allow others to do it, he is then stopped from denying the character he is assumed, and upon the faith of the creditors may be presumed to have acted. It means लॉ इधर ये बोलना चाह रहा है, ना तो आपने मना करी और ये एज्यूम कर लिया क्रेडिटर ने कि आप क्या हो, पार्टनर हो। अगर आप मना कर देते तो उसको पता चल जाता, आपने कुछ नहीं बोला। तो क्रेडिटर्स क्या डीम कर रहे हैं आपको, एज एन पार्टनर, देन यू आर बिकमिंग व्हाट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। यस प्रॉपर। चलिए नेक्स्ट, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, क्योंकि मैं एग्रीमेंट से तो आया नहीं, मैं पार्टनर तो हूँ नहीं जो मुझे प्रॉफिट मिलेंगे, ठीक है। बट नाइदर ही इन्वेस्ट इन द फर्म, ना मैंने कोई पैसा लगाया, नॉट टेक इन दी कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मैं एक्टिविटी में भी नहीं बैठता, डे टू डे एक्टिविटी में। ही इज कॉमा हाउएवर लायबल टू थर्ड पार्टी फॉर ऑल दी एक्ट ऑफ दी फर्म, फिर भी वो लायबल रहेगा सारे, नॉट सारे, स्पेसिफिक एक्ट के। अगर सारे एक्ट है तो फिर नॉमिनल, ठीक है, और एक एक्ट की बात कर रहे हैं तो होल्डिंग आउट। नेक्स्ट पढ़िए पॉइंटर, व्हेन अ पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, या तो रिप्रेजेंट कर रहा है, नोइंगली परमिट हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर इन अ फर्म व्हेन इन फैक्ट ही इज नॉट, ही इज लायबल लाइक अ पार्टनर टू एनीवन हु फेथ ऑन सच रिप्रेजेंटेशन हैव बीन गिवन क्रेडिट टू द फर्म। समझ में आ रहा है? हिंदी में बात करते हैं, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा और यही वर्ड आप लिखने भी लगोगे। चलिए डिस्को भी हो रहा है वैसे। चलिए क्या कह रहे हैं आईसीआई हमसे, वो बोल रहा है अ पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर। आवाज नहीं आ रही? चलिए तो पहले डिस्को सुन ले, अभी 5 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं। आ गई? अभी पढ़ेंगे, ये क्लोज करेंगे बिल्कुल।
ये रिपीटेड है, ऐसे नहीं न्यू है, रिपीटेड है इसमें। सब कुछ करके लाना।